दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली परीक्षा संस्कृत विभाग हिंदी सेकंड ग्रेड में बेहद ही उपयोगी सिद्ध होंगे। करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। पहला प्रश्न नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आपको पता होना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों के द्वारा कार्य करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पढ़वाना। विकल्प नंबर चौथा सही है। सेकंड ग्रेड हिंदी संस्कृत विभाग परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो आपको बता दें, उर्दू शब्द विदेशी है, कमाल शब्द विदेशी है, कमीना शब्द भी विदेशी है। दातुन शब्द विदेशी नहीं है। ये दातुन शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है दातुन, तो ये शब्द विदेशी नहीं है। तो दूसरे प्रश्न में विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, दातुन। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? अब प्रिय विद्यार्थियों, निपात किसे कहते हैं? तो निपात जो है अवयव के अंतर्गत आते हैं। और निपात का काम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम पर जोर डालते हैं निपात कहलाते हैं। तो निपात कौन कौन से होते हैं? ही, भी, तक, तो, जी, ये सब निपात हैं। तो इनमें निपात का उदाहरण कौन सा नहीं है? तीसरा, में, क्योंकि ये एक सर्वनाम है, ये निपात का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों निपात हैं। इसका तीसरा विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो आप देख सकते हैं संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य में जो पहचान वाले शब्द हैं ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये सब संयुक्त वाक्य की पहचान वाले शब्द हैं। यहाँ किंतु शब्द दिख रहा है, तो लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा ये सब संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही होगा। अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए, यही है संयुक्त वाक्य। पांचवा प्रश्न है, जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? तो आपको मैं बताऊं कि जब, तब, जो, सो, जितना, उतना, इस तरीके के जोड़े आते हैं तो वो क्रिया विशेषण का वाक्य माना जाता है। विकल्प तीसरा सही होगा। जब, तब, जो, सो, जितना, उतना, यदि, तो, ये सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। छठा प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष के हैं? तो अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह कौन सा होता है? से अलग होने का भाव होता है अपादान तत्पुरुष में। पूछा है सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं। तो पद, च्युत, देश, निकाला, इन दोनों में अलग होने का भाव है। विकल्प पहला ही सही होगा। सातवां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका ज़्यादा जो बेहतर उत्तर होगा, इन चारों विकल्प को देखते हुए सबसे ज़्यादा संभावना चौथे विकल्प की है। इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। संभावना के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर चौथा विकल्प ही सही होगा। आठवां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो आपको बता दें, प्रश्न यह है कि सभी शब्द पर्यायवाची हैं, यानी सभी शब्द एक ही शब्द के पर्याय होने चाहिए। ऐसा विकल्प कौन सा है? संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा में संभवतः ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकल्प तीसरा सही होगा। तीनों ही मेंढक के पर्याय हैं। नवा प्रश्न,
आप देख रहे हैं किस युग्म शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो ग्रह का मतलब घर, ग्रह का मतलब तो नक्षत्र और गृह का मतलब घर, ये तो सही है। नर यानी पुरुष, नार यानी स्त्री, ये भी सही है। दिन यानी दिवस, दीन यानी दयनीय, ये भी सही है। प्रेषण, प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, पर यहाँ तो देखना लिखा हुआ है। और प्रेक्षण का मतलब होता है देखना, तो ये उल्टा है। यानी आप ये समझें कि ये वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, यहाँ भेजना होना चाहिए था, और प्रेक्षण का मतलब होता है देखना, तो ये देखना पीछे होना चाहिए था, जबकि ये उल्टा लिख रखा है, इसलिए ये विकल्प सुमेलित नहीं है। पर परीक्षा में आए तो आप याद रखेंगे, प्रेषण का मतलब होता है भेजना और प्रेक्षण का मतलब होता है देखना। अब ये आगे पीछे होने के कारण ये सुमेलित नहीं हो पाया, तो विकल्प चौथा सही है। 10वां प्रश्न है, जिसे मापा न जा सके, ये तो बहुत ही आसान है, अपरिमेय। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं, ये तो शुद्ध है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे, ये भी शुद्ध है। यह चीज़ आप उन्हें दीजिए, ये भी शुद्ध है। वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। तो आत्म और अपने दोनों का तो एक ही मतलब है। अपने और आत्म दोनों का अर्थ तो एक जैसा ही है, तो ये है अशुद्ध वाक्य। ये चौथा विकल्प सही होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये वाला अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 12, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, मराठी की लिपि देवनागरी है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला शुद्ध है, मराठी की लिपि देवनागरी है, यही इसका शुद्ध वाक्य है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं, एक आंख से देखना ये क्या है? तो आपको बताना है ये मुहावरा है। आपसे पूछे मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? समान भाव रखना, विकल्प तीसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता। तो अज का अर्थ विष्णु होता है, मेढा होता है, शिव होता है, घोड़ा नहीं होता, विकल्प चौथा सही होगा। 15वां प्रश्न है, किस विकल्प में असंगत विलोम है? तो सूकर का दुष्कर सही है, ग्रस्त का मुक्त सही है, यथार्थ का कल्पित सही है, अजर अमर ये तो विलोम नहीं हुआ, तो ये असंगत विलोम है, यही विकल्प इसका सही होगा। अमर का विलोम होगा मर्त्य, पर यहाँ तो अजर लिखा हुआ है, तो ये विकल्प गलत है, ये सही विलोम नहीं है दोनों, विकल्प चौथा सही होगा 15वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? सभी शब्दों में स्वर संधि होनी चाहिए, सभी में। अब जैसे उल्लास में तो व्यंजन है, इसमें विसर्ग है अतएव में, इसमें भी व्यंजन है, तो सभी शब्द होने चाहिए जो स्वर संधि के ही हों। तो उत्तमांग, विद्यार्थी और देव इच्छा, ये तीनों शब्द स्वर संधि के ही हैं, विकल्प तीसरा सही होगा। नी प्रत्यय रहित शब्द है, अर्थात किसमें नी प्रत्यय नहीं है? चटनी में नी प्रत्यय है, सूंगनी में नी प्रत्यय है, ओढ़नी में नी प्रत्यय है, नानी में नहीं है, चौथा विकल्प सही है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है, यानी एक तो होना चाहिए विसर्ग का और एक होना चाहिए व्यंजन का। तो निरोग में विसर्ग संधि है और सन्मार्ग में व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है, चौथा विकल्प सही है। परीक्षा में ये शब्द शुद्ध पूछा जाता है, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? तो ये शुद्ध लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। और उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, ये भी याद रखेंगे। 18वें का विकल्प चौथा सही होगा।
19वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की जो परीक्षा का पेपर होगा, संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द निरोग शब्द गलत लिखा हुआ है, अम्न गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है। पुनरावलोकन सौहार्द शब्द ही सही है, विकल्प तीसरा सही होगा। का बरखा जब कृषि सुखाने, अर्थात काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, चौथा विकल्प सही होगा। ये लोकोक्ति है, पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये लोकोक्ति है, उत्तर इसका चौथा सही होगा। आग में घी डालना, ये तो बहुत ही आसान है, क्रोध भड़काना, ये मुहावरा है। पूछे आग में घी डालना क्या है, तो ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। और इसका अर्थ क्या होता है, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी, गौर करें, सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ये तो गलत है। तदुपरांत ऐसे नहीं लिखते, मंत्रिमंडल में भी छोटा ही आता है। यह अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता, ये भी गलत है। तो ये तीसरा विकल्प सही है, निरपराध, उच्छ्वास, उच्छृंखल। और ये उच्छ्वास, उच्छृंखल, निरपराध ये शब्द शुद्धि में भी आते हैं। तो आप दोबारा गौर से देखें, निरपराध, उच्छ्वास, उच्छृंखल, ये विकल्प सही होगा। और शब्द शुद्धि में भी आप इन तीनों शब्दों को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कान तो तद्भव है, दांत भी तद्भव है, हाथ भी तद्भव है, मुख शब्द है तत्सम, बिल्कुल राइट, पहला विकल्प। इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? मयूर तो तत्सम है, उल्लूक तत्सम है, काक भी तत्सम है, कोयल शब्द तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है कोकिल और कोयल होता है तद्भव, तो तद्भव चौथा विकल्प सही है। 25वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? किताब, मेहमान और मरीज, ये तो विदेशी भाषा के हैं। पानी शब्द है जो हिंदी भाषा का है, ये विदेशी मूल का नहीं है पानी, ये तद्भव शब्द है, हिंदी भाषा का है, विकल्प दूसरा सही होगा। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं? सभी शब्द, आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं। तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं, तो इसमें तो ये भाववाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय है, यहाँ भी ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा है। माधुर्य में यह प्रत्यय भी भाववाचक में आता है, ये तो भाववाचक में है, पर वो कह रहा है कि सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं। तो दानव, दानव शब्द है जातिवाचक, मनुष्य जातिवाचक, और ब्राह्मण शब्द भी जातिवाचक, तो ये विकल्प चौथा सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? आप जो न करो सो थोड़ा है, ये तो संबंधवाचक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, ये भी संबंधवाचक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी संबंधवाचक है। तीसरा विकल्प है जो संबंधवाचक नहीं है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, विकल्प यही सही है, ये राइट है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी तीनों उदाहरण संबंधवाचक के हैं, याद रखेंगे। इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? अब गार जो है उर्दू भाषा का प्रत्यय है, गार। मददगार में गार है, गुनहगार में भी गार है, यादगार में भी गार है। अब उद्गार शब्द तो संस्कृत भाषा का है, तो संस्कृत में तो ये प्रत्यय चलता ही नहीं है, तो इस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है, चौथा विकल्प सही होगा। 29वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सहेली अर्थात सखी,
आली का मतलब भी सखी, सहचरी का मतलब भी सखी, यह है स्त्री का पर्यायवाची ललना। तो ये सखी का पर्यायवाची नहीं है, दूसरा विकल्प दूसरा इसका सही होगा। 30वां प्रश्न है, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो कौन सी है? हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाए, ये विकल्प सही होगा। किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो ग्रह नक्षत्र, गृह यानी घर, ये तो सही है। दिन, दिवस, दिन, असह, ये भी सही है। अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार, ये भी सही है। आप इन तीनों को याद रखेंगे, बिल्कुल राइट है ये तीनों। पर यहाँ सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित प्रेक्षक का मतलब तो देखने वाला होता है, वो तो पीछे लिखा हुआ है। प्रेषक का मतलब तो भेजने वाला होता है, वो आगे लिखा हुआ है। तो यही सुमेलित नहीं है। और सुमेलित इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अर्थ आगे पीछे हो रहे हैं। प्रेषक का सही अर्थ क्या है? देखने वाला, और प्रेषक भेजने वाला, तो ये आगे पीछे हैं, इस वजह से ये सुमेलित नहीं हो पाए। विकल्प दूसरा सही होगा। 32 नंबर, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतकार्य, चौथा विकल्प सही है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, द्रष्टव्य शुद्ध है, अतिशयोक्ति शुद्ध है क्योंकि पूरा श आता है इसमें, सही है। तो गति अवरोध भी शुद्ध है। उच्छृंखल, इसमें आधा च नहीं है, ये शब्द गलत है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? उच्छृंखल। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? सर्वेश्वर में गुण संधि, गंगोर्मी में गुण संधि, महर्षि में गुण संधि, पृथ्वीश्वर में तो दीर्घ संधि है, ये नहीं है गुण संधि का उदाहरण। चौथा। 35वां प्रश्न, बहुत ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में ऐसे ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? तो खंडन का मंडन, किस विकल्प में विलोम शब्द है? तो ये तो विलोम नहीं है। ख्यात का प्रख्यात, कदाचार, दुराचार, ये भी विलोम नहीं है। विज्ञ, अभिज्ञ, ये भी विलोम नहीं है। विलोम तो पहला ही है, खंडन का मंडन। पहला प्रश्न सही है। संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, समझ पर आधारित है, ध्यान से करना पड़ता है इन प्रश्नों को हल। 36वां प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? अब ये जहाँ किंतु आ जाए वो तो संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं है। तो ये पहला वाला मिश्र वाक्य नहीं है क्योंकि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किंतु, ये मैंने आपको बताया, लेकिन किंतु परंतु ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। बाकी ये तीनों मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। 37वां प्रश्न, निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? ये वाला, चौथा, यह है विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण। 38वां प्रश्न देखिए, कौन सा कथन गलत है? अकंठ्य ध्वनि है, ये तो सही है। उ औष्ठ्य ध्वनि है, ये भी सही है। क स्पर्श व्यंजन है, ये भी सही है। स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, ये गलत है। स्वर तो सघोष होते हैं, तो ये कथन गलत है, दूसरा। 39वां प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प की सभी ध्वनियाँ दंत्य है? तो सभी ध्वनियाँ दंत्य है, इसमें चौथा विकल्प सही होगा, त, थ और स। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो उर्दू एक तुर्की भाषा का शब्द है। ये थे आज के टॉप मोस्ट 40 प्रश्न। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा का पेपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः इसी प्रकार के व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से मिलते जुलते प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद उत्तर लगाएं। तो इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।